सिमरन घर वालों को ही नहीं पड़ोसियों को भी प्यारी लगती थी। उसके कॉलेज से घर आते ही बगल वाली भारती चाची अक्सर कभी प्याज के पकौड़े, कभी गाजर के हलवे बनाकर भेज देती है। अक्सर सिमरन भारती चाची से पूछती है कि आपको कैसे पता चल जाता है कि मैं घर आ गई हूँ। अरे सिमरन बेटा, तेरे मधुर गीत की वाणी से ही पता चल जाता है कि तू ही गा रही है। जितनी देर घर में तू होती है, तेरे गाने की मीठी आवाज़ आती रहती है। और तो कोई है नहीं इस मोहल्ले में जो तेरे जैसा गीत गा सके। ओह चाची, आप कितनी अच्छी हो। यह कहकर सिमरन भारती जी को गले से लगा लेती है। दरअसल सिमरन अपने परिवार में सबसे छोटी है। उससे बड़े भाई मनोज और बहन सपना भी है। सिमरन के छोटी होने के कारण घर में सबका लाड दुलार उसे ही मिलता है। चिड़िया की तरह सबके आसपास फुदकती कूदती हुई कभी घर के अंदर आती तो कभी बाहर। जब चाची उसकी तारीफ करती तो भाई मनोज उसे चिढ़ाने के लिए कभी उसके बाल की चोटी खींचता तो कभी प्यार से खटकनी बिल्ली कहता। एक दिन ऐसे ही मनोज सिमरन को चिढ़ा रहा था तो सिमरन उनके पीछे झपटी तो उसकी चोटी आ गई। मनोज भैया के हाथों में बोल और झपटेगी खटकनी बिल्ली। वह उसकी चोटी थोड़ी और खींचता और वो चिल्ला पड़ती। माँ माँ की आवाज़ सुनते ही भैया चोटी छोड़ किताब में आंखें गड़ा लेता। भारती चाची के बच्चे बड़े थे और नौकरी करने दूसरे शहर चले गए थे। उन्हें उन सब की ये शरारत बड़ी अच्छी लगती। माँ दोनों को डांटती तो भारती चाची उन्हें समझाती, जाने दो सपना की माँ, घर में इन्हीं के कारण रौनक बनी रहती है। एक दिन मेरे जैसा तरसोगी, लड़ने को ही सही, बच्चे पास तो हैं। और सिमरन मनोज भैया को जीभ चिढ़ाकर भागती तो भैया फिर से किताबें फेंक उसके पीछे भागता। माँ सर पे हाथ रख लेती। ओह, कोई किसी से कम नहीं। मनोज हमेशा सिमरन को तंग करता रहता, पर उसे कॉलेज के लिए देर होती तो बाइक से झट कॉलेज छोड़ आता। रात में उसके साथ बैठकर उसे साइंस पढ़ाता। अगर मनोज की पेन उसके हाथों गुम हो गई तो पापा से शिकायत कर देता। पापा की यूं तो वो सबसे लाडली थी, पर न्याय करने के लिए पापा उसे झूठ मूठ का भी डांट देते तो मनोज को ही बुरा लग जाता। फिर उसके लिए चॉकलेट जरूर लेकर आता। सपना दीदी घर में सबसे बड़ी थी और वो सिमरन को बहुत प्यार करती थी। बचपन से उसकी किताबों पर कवर लगा देना, उसकी किताबों की रैक ठीक कर देना, अपने दुपट्टे से उसकी गुड़िया की सुंदर साड़ी बना देना, होमवर्क में मदद करना, उसकी शैतानियों को हमेशा छुपाना, सपना दीदी ये सारा कुछ उसके लिए करती थी। अगर कभी सिमरन अपनी सहेलियों से लड़कर घर आकर रोने लगती तो उसके आंसू भी सपना दीदी ही पोंछती। बड़ी बुआ जी जब भी घर आती तो माँ को हमेशा नसीहतें देकर समझाती। अरे कुसुम, सिमरन को भी कुछ रसोई का काम सिखाओ, कल को पराए घर जाएगी, क्या कहेंगे सब कि घर वालों ने कुछ सिखाया ही नहीं है, खानदान का नाक कटवा देगी लड़की। सिमरन की माँ कुसुम जी बुआ जी की बात रखने को उसे किचन में भेज देती और सपना दीदी को आवाज़ लगाती, सपना आज रसोई का सारा काम बिट्टू से ही करवाना। उसका अच्छा भला नाम था सिमरन, पर घर में उसे सब प्यार से बिट्टू ही कहते। जब उसके दोस्त उसे चिढ़ाते तो उसे बहुत गुस्सा आता, पर घर वालों को कौन समझाए। सिमरन कॉलेज में पढ़ने लगी थी, फिर भी सब उसे बिट्टू ही बुलाते। माँ के कहने पर वो किचन में जाती तो ज़रूर, पर दरवाजे की ओट में बैठ स्टोरी बुक पढ़ती रहती और उसे देख सपना दीदी भी मुस्कुराकर कुछ नहीं कहती, बल्कि माँ की आहट सुनते ही उसे आगाह कर देती और वो झूठ मूठ बर्तन उठाने रखने लगती। माँ को कुछ दाल में काला नजर आता, वो उसे अविश्वास से देखती तो वो पलट कर पूछती, क्या हुआ, तुमने कहा था ना किचन में काम करो, तो कर रही हूँ। कल क्लास टेस्ट है, इतना पढ़ना है, पर जाने दो, कम नंबर आए तो क्या, किचन का काम सीखना ज़्यादा ज़रूरी है, आखिर खानदान की नाक का सवाल है। माँ कहती, अच्छा बाबा जा, बहुत काम कर लिया, जा तू पढ़।
मैं सपना का हाथ बटाती हूँ। वो खुश होकर बुक्स उठा सपना दीदी की तरफ एक मुस्कुराहट फेंक कर भाग जाती। धीरे धीरे समय बीतता गया। सपना दीदी की शादी हो गई तो सिमरन पर तो जैसे प्यार न्यौछावर करने वाले एक और जन की बढ़ोतरी हो गई। अजीत जीजा जी की कोई छोटी बहन नहीं थी, इसलिए वो भी सिमरन को बहुत लाड प्यार करते। वे अपनी छोटी बहन का सारा शौक उसके जरिए ही पूरा करते। अब कॉलेज में सहेलियां उसका नया बैग, नई सैंडल, नई ड्रेस सब हैरानी से देखती और वो इतरा कर कहती, मेरे अजीत जीजा जी लाए हैं दिल्ली से। सपना दीदी के शादी के बाद अब उसके विवाह की चर्चा होने लगी थी। अभी उसने अपना ग्रेजुएशन ही किया कि बड़ी बुआ जी एक रिश्ता ले आई और कहने लगी कि बड़े अच्छे लोग हैं, लड़का नामी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर है, ज़्यादा मांग नहीं है उनकी, बस सुंदर और संस्कारी घर की लड़की चाहते हैं। मुझसे बरसों का परिचय है। मैंने बिट्टू की बात चलाई तो झट से मान गए। भैया देखो, इतना अच्छा रिश्ता रोज रोज नहीं मिलता। बिट्टू की किस्मत अच्छी है जो इतना अच्छा परिवार मिला है। राज करेगी वहाँ हमारी बिट्टू। पिताजी को लगता था सिमरन अभी बहुत छोटी है। मनोज भी उसे और आगे पढ़ने देने और किसी नौकरी के बाद ही शादी करने के पक्ष में था, पर बड़ी बुआ जी पिताजी से बड़ी थी। माँ की तरह पाला था उन्होंने, इसलिए पिताजी की एक ना चली उनके सामने। सपना दीदी की तो शादी होते ही जैसे यह घर उनके लिए पराया हो गया था। यहाँ के मामलों में वह मुंह नहीं खोलती। उसने जब थोड़ा डरते हुए सपना दीदी को फ़ोन किया, दीदी अभी मुझे शादी नहीं करनी है, ससुराल में मुझसे नहीं संभाला जाएगा ये घर बार। वहाँ मैं सबसे बड़ी बहू बन जाऊंगी, मैं कैसे संभाल लूँगी? संभालना क्या है, कोई छोटे बच्चे थोड़ी ही है वहाँ पर। खुश रहेगी तू। यहाँ पर देख, तेरे जीजा जी ऑफिस चले जाते हैं तो सारा दिन मैं अकेली पड़ी रहती हूँ। ज्वाइंट फैमिली में समय अच्छा कट जाता है। सपना दीदी के समझाने पर उसके मन का डर भी जाता रहा। कहीं ये भी लग रहा था क्या रौब होगी, वहाँ बड़ी भाभी बनेगी। यहाँ तो सबसे छोटा समझ सब बस लाड प्यार ही लुटाते हैं, कोई गंभीरता से लेता ही नहीं। पर ससुराल वालों की गंभीरता का अंदाजा उसे एंगेजमेंट से ही होने लगा। पास में बैठी अजनबी ने उस पर जैसे बस एक उचट्टी नज़र डाली, वरना कई कजन्स को देख चुकी थी। लड़के जैसे बात करने के बहाने ही ढूंढते रहते। शादी के रस्मों में भी होने वाले पति को गंभीर मुख मुद्रा में ही देखा। सहेलियों को ज़्यादा मजाक करने की हिम्मत भी नहीं हुई। माँ ने समझाया था, देख बिट्टू, ससुराल में जल्दी से उठ कर के चाय बना देना, यहाँ की तरह देर तक मत सोती रहना। माँ ने तो नसीहतों को पोटली भर कर उसे थमा दी। ससुराल पहुंचकर उसे भी दिखाना था वह अपने घर की छोटी लाडली है तो क्या, जिम्मेदारियां संभालना खूब आता है उसे। सुबह ही उठकर नहा धोकर किचन में पहुंच गई। चाय बनाकर ट्रे लेकर निकल ही रही थी कि सासू माँ ने टोक दिया, बहू पल्लू रखो सर पर। अब थोड़ी देर वो इसी में उलझी रही। पल्लू रखकर जैसे ही ट्रे थामे पल्लू गिर जाए, फिर से पल्लू संभाले। सासू जी गौर से ये सब देखती रही, पर उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि बहू रहने दो। आखिरकार उसने पल्लू ठुड्डी से दबाया और किसी तरह आगे बढ़ी तो उसे लगा कि साड़ी अभी पाँव में ही उलझ जाएगी और वो गिर जाएगी। किसी तरह मैनेज किया। ससुर जी के सामने ट्रे रखी, सोचा ससुर जी खुश हो जाएंगे और 2 घड़ी पास बैठाकर बात करेंगे। पर उन्होंने अखबार हटाकर एक बार देखा और फिर अखबार में नजरें गड़ा ली। जब उसने बड़ी नम्रता से पूछा, पापा जी चीनी कितनी चम्मच? सपाट स्वर में उत्तर मिला, 1 चम्मच। सिमरन निराश सी बाहर चली आई, फिर भी कोशिश नहीं छोड़ी। वह खाने के समय उनके पास खड़ी रहती, पूछती रहती, पापा जी और सब्जी दूं, रायता दूं? कोई ना कोई बात शुरू कर देती। आज गर्मी बहुत है, आपको ऑफिस से आते वक्त ज़्यादा ट्रैफिक तो नहीं मिला? एक दिन ससुर जी ने रूखे स्वर में कह दिया, बहू जो चाहिए होगा कह दूंगा, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब। शायद ससुर जी को अपने रूटीन में बदलाव पसंद नहीं था। वे घर में किसी से भी बहुत कम बातें किया करते थे। ससुर जी के जैसे ही कम बोलने की आदत उनके बेटे सिमरन के पति अविनाश में भी थी। घर में सिर्फ खाने कपड़े से ही मतलब था। दोनों बाप बेटे टीवी पर समाचार देखते और जैसे ही सासू जी के सीरियल देखने का वक्त होता, दोनों उठकर अपने अपने कमरे में चले जाते। वह असमंजस में पड़ जाती।
अविनाश के साथ कमरे में बैठे या सास जी के साथ सीरियल देखे। अविनाश तो अपने लैपटॉप पर दफ्तर का कोई काम लिए बैठे होता। वह कमरे, ड्राइंग रूम और किचन का चक्कर लगाते रहती। शादी से पहले इतनी खुश थी, हम उम्र देवर और ननद है, बढ़िया वक्त कटेगा। उसने सोचा ननद तनु की कोई बहन नहीं है, वो सारा प्यार उंडेल देगी। पर तनु कॉलेज से सीधी अपने कमरे में जाती और मोबाइल से चिपक जाती। एक आध बार सिमरन ने जबरदस्ती कमरे में जा बात करने की कोशिश भी की तो तनु ने बड़े रूखे भाव से उत्तर दिया और फिर वो पलटकर दरवाजे तक भी नहीं पहुंची थी कि तनु पीठ फेरे किसी को फ़ोन पे कह रही थी, अरे भाभी थी, कॉलेज से आओ नहीं कि बहाने से आ जाती है कमरे में, परेशान कर देती है, चैन से फ़ोन पे बात भी ना कर सको। सिमरन को उसकी बात बहुत बुरी लगी। उस दिन के बाद उसने तनु से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश छोड़ ही दी। उसे लगा था देवर हमेशा भाभीयों के प्यारे होते हैं। एक दिन देवर निखिल अपने दोस्त के साथ पिक्चर देखने गए थे। सासू माँ और अविनाश के मना करने के बावजूद वो उसका इंतजार करती रही थी। ड्राइंग रूम में चैनल बदलकर समय काटती रही। निखिल ने अपनी चाबी से दरवाज़ा खोला और उसे ड्राइंग रूम में देख 1 मिनट के लिए हेडफोन निकाला और पूछा, अरे भाभी, नींद नहीं आ रही आपको या अविनाश भैया से लड़ाई हो गई? हाँ, और फिर से हेडफोन कान में लगाए गाने पर झूमता सर हिलाता अपने कमरे में चला गया। उसने ही कमरे के दरवाजे पर जाकर पूछा, खाना गरम करती हूँ, जल्दी से हाथ मुँह धोकर आ जाइए। ओह क्या भाभी, आप कितनी ओल्ड फैशन हैं। मुझे खाना होगा तो माइक्रोवेव में गरम कर लूँगा, वैसे अक्सर मैं खाना खाकर ही आता हूँ। गुड नाइट भाभी एंड थैंक्स फॉर आस्किंग, कहकर वापस हेडफोन लगाकर झूमना शुरू कर दिया। सिमरन बूझे मन से अपने कमरे में आ गई। उसे इस घर का रंग ढंग अलग सा लगता था। सब एक छत के नीचे रहते तो थे, पर सबकी दुनिया अलग थी। वो सबकी दुनिया में कदम रखने की कोशिश करती, पर दरवाज़ा बंद पाती और फिर बंद दरवाजे से टकराकर बार बार उसका मन लहूलुहान हो जाता। अविनाश को घूमने फिरने का शौक नहीं था। उनका देखा जाना अपना शहर था, कोई उत्साह नहीं रहता कहीं जाने का। शुरू शुरू में वो ही जिद कर बाहर जाने पर मजबूर करती। बड़े बेमन से गंभीर चेहरा बनाए वो साथ हो लेते, पर हर जगह कोई ना कोई परिचित मिल जाता और फिर तो अविनाश की मुख मुद्रा बिल्कुल बदल जाती। इतने गर्मजोशी से मिलते और बातों का वो सिलसिला शुरू होता कि उसकी उपस्थिति ही भूल जाते। धीरे धीरे बाहर घूमने जाना का उसका सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। अब सिमरन को बस एक सहारा सपना दीदी और उसकी सहेलियों के फ़ोन का रहता। फ़ोन पर बात करते वो अपने आसपास का पूरा परिवेश भूल जाती। लगता वही कॉलेज का लॉन है या फिर घर की छत। ऐसे ही एक दिन सपना दीदी से देर तक बातें की थी। दीदी ने उन्हें दिल्ली अपने घर बुलाया था और अविनाश ने भी हामी भर दी थी। उसका मन इतना खुश था, बाथरूम में देर तक गुनगुनाती हुई नहाती रही। बाहर निकली तभी गीले बालों का झटकाते गाना जारी रहा। कुछ देर बाद जब लंबे बाल पीछे की तरफ फेंक सामने देखा तो दरवाजे पर अविनाश उसे गौर से देख रहे थे। एक मधुर मुस्कान फैल गई उसके चेहरे पर। ये ध्यान आया, यहाँ आकर तो वहाँ गाना ही भूल गई है। अविनाश ने पहली बार उसका गाना सुना है। शायद अभी आकर बाहों में भर लेंगे और कहेंगे, कितनी प्यारी आवाज़ है तुम्हारी, हरदम क्यों नहीं गाती। इंतजार में जैसे सांसें भी रुक गई थी, पर कोई आहट नहीं हुई। नजरें उठाकर देखा तो अविनाश अखबार उठाकर कुर्सी की तरफ जा रहे थे। उसे अपनी तरफ देखता पाकर बोले, इतनी जोर से गा रही हो, बगल के कमरे में ही मम्मी पापा हैं, कुछ तो सोचा करो। और अखबार फैला लिया सामने। मन तो हुआ वो भी पैर पटकती हुई बाहर चली जाए, पर फिर सोचा आज इतवार है और दिन बस शुरू ही हुआ है, सारा दिन अबोला रह जाएगा। किसी तरह आंसू जज़ब करते हुए स्वर को सामान्य बनाते हुए पूछा, सपना दीदी ने दिल्ली बुलाया है, आपने भी हाँ कहा, कब चलेंगे? अविनाश ने जवाब दिया, अरे छुट्टी कहाँ है, इतना काम है ऑफिस में, कैसे जा सकता हूँ। अब वो हाँ तो कहना ही पड़ता है।
बाद में कोई बहाना बना देंगे, और कहते अखबार में डूब गए। वो जैसे आसमान से गिरी कितनी खुश थी, वह कितनी ही योजनाएं बना डाली। अब अपने आंसू रोकना मुश्किल हो गया। किचन में जाकर ढेर सारे प्याज काट डाले। सास ने आश्चर्य से पूछा, इतने सारे प्याज? आंखें नाक पोंछते हुए इतना ही कहा, हाँ, आज सोचा भिंडी दो प्याजा बना दूं। उसने तय कर लिया, अगर घर वालों की अपनी दुनिया है तो भी अपनी अलग दुनिया बसा लेगी और खुश रहेगी, और खाली वक्त में अखबारों का कॉलम देखने लगेगी, या तो नौकरी करेगी या फिर कोई बढ़िया सा कोर्स। अभी यह तलाश जारी ही थी कि माँ बनने की खुशखबरी मिली। लगा अब घर का माहौल बदल जाएगा। नन्हे आरुष की किलकारी ने घर में रौनक तो ला दी, पर उसकी दिनचर्या में ज़्यादा बदलाव नहीं आया, बल्कि नई जिम्मेदारियां और शुमार हो गई। आरुष को तो सब खूब खिलाते, सारा दिन घर का कोई न कोई सदस्य गोद में उठाए फिरता, पर काम सारा उसके जिम्मे था। सिमरन, जरा इसके कपड़े बदल दो, दूध को टाइम हो गया है, दूध पिला दो, लगता है नींद आ रही है, सुला दो। वह नींद में ही उसके पास आता। कभी कभी उसे लगने लगता कि बड़ा होकर ये ना सोचे कि सिर्फ माँ काम के लिए ही होती है और बाकी सब लोग साथ खेलने को। मितभाषी अविनाश भी बेटे आरुष को साथ खूब खेलते। एक दिन प्रेम खरीद कर ले आए, वो बहुत खुश हुई। अब प्रेम में बेटे को लिटा दोनों पति पत्नी पार्क में उसे घुमाने के लिए ले जाया करेंगे। लेकिन दूसरे दिन ही अविनाश ने ऑफिस से आते ही जल्दी से कपड़े बदले और बोले, इसे तैयार कर दो, जरा मैं घुमा कर ले आता हूँ। वो मन में सोचकर रह गई, हाँ, उसे तो किचन देखनी है, वो कैसे जा सकती है। जब देवर निखिल की भी शादी तय हो गई तो सबसे पहले ज़्यादा खुशी उसे ही हुई। एक सहेली मिल जाएगी उसे, वो भी तो दूसरे घर से आएगी, यहाँ के तौर तरीकों से अनभिज्ञ। तय कर लिया उसे भी वो कभी अकेलापन नहीं महसूस होने देगी। पर उसने पाया देवरानी आरती ना तो कोई कोशिश ही नहीं की इस घर में घुलने मिलने की। पहले दिन ही इतनी देर तक सोती रही कि सासू जी को तनु को भेजना पड़ा उसे जगाने, और जब उसे नहा धोकर नाश्ते के लिए बाहर आने के लिए कहा गया तो कह दिया, अभी तो तैयार होने में बहुत समय लगेगा, दोनों जन का नाश्ता कमरे में ही भिजवा दी जाए। तनु पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। मेरे हाथों भेजने की सोचना भी मत। सासू जी ने असहाय ही उसकी तरफ देखा तो वह भागकर काम वाली को बुला लाई। शुक्र है उसने उसे अतिरिक्त पैसे का वायदा कर दिन भर के लिए रोक लिया था, वरना उसे ही सेवा में हाजिर होना पड़ता। आरती ने बाद में भी कभी जल्दी उठने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे ही कहती, भाभी आप कैसे इतनी जल्दी उठ जाती हैं, मेरी तो आँख ही नहीं खुलती। सिमरन मन ही मन कहती, क्या बताएं, वो मायके में वो भी देर तक सोया करती थी। निखिल के ऑफिस जाने के बाद ही वो नहा धोकर बाहर आती। सासू जी को कुछ टोकने का मौका ही नहीं मिलता, और तब तक किचन का सारा काम सिमट गया होता। थोड़ी देर इधर उधर घूम फिर कर अपने कमरे में चली जाती, अपने कपड़े जेवर चूड़ियाँ संभालती रहती, कमरे को सजाती रहती। सास ननदे भी तारीफ करती, कितने सुंदर ढंग से सजा कर अपना कमरा रखती है। वो इशारा समझ जाती, पर कह नहीं पाती कि मैं तो सारा घर ही संभालती रहती हूँ, अपने कमरे की बारी ही नहीं आती। देवरानी आरती दिन में सो जाती और सोकर उठते ही तैयार होना शुरू कर देती। देवर निखिल ऑफिस से आ बेमुश्किल चाय पीते और बीवी को लेकर घूमने निकल से जाते। सासू जी भी सिमरन से निहारते हुए कहती, एकदम राम सीता सी जोड़ी है, दोनों के एक ही शौक, दोनों ही घूमने फिरने के शौकीन। आरती बहू भी वैसे ही मिली है। अविनाश तो अपना भोले राम है, उसे कभी भी घूमने फिरने का शौक नहीं रहा। सिमरन मन ही मन बुदबुदाती, उनके शौक ना होने की वजह से वो कितनी घुटती रही, इस पर तो किसी का ध्यान नहीं जाता। आरती किसी दिन घूमने नहीं जाती और किचन में आ कभी सब्जी बना देती तो पूरे घर में शोर हो जाता। खाने की टेबल पर सासू जी इंगित करती, आज तो सबसे छोटी बहू ने बनाई है, और हमेशा मौन रहकर खाना खाने वाले ससुर जी भी बोल पड़ते, अच्छा थोड़ी और दो, बहुत बढ़िया बनी है। पतिदेव को भी लगता उन्हें भी हाँ में हाँ मिलानी चाहिए, वो भी स्वाद लेते हुए बोलते, सच में बहुत बढ़िया बनी है। देवर निखिल इस प्रशंसा पर ऐसे फालतू उसे उनकी ही तारीफ हो रही हो, आज वो बेटे को थपकते थपकते खुद भी लेट गया था।
नींद आंखों से कोसों दूर थी। शारीरिक थकान से ज्यादा मानसिक थकान थी। शायद वह अपने दिन याद कर रही थी, जब नई नई इस घर में आई थी। सबके आसपास मंडराती रहती, कोई नोटिस भी नहीं करता, बल्कि अक्सर उपेक्षा ही झेलनी पड़ती। और आज यही देवरानी अपने कमरे ही बनी रहती है तो पति ससुर सब पूछ लेते हैं, आरती नहीं दिख रही, उसकी तबीयत तो ठीक है। सिमरन की आंखों से आंसू गिर गए। उसे तो किसी ने कभी नहीं पूछा, कभी, पर उसने कभी मौका ही नहीं दिया। बुखार में भी गोलियां लेकर काम में लगी रहती। क्या ये ठीक किया? मायके में किसी ने उसे कभी सामने बिठाकर नहीं समझाया, पर उम्र की सीढ़ियां पार करते हुए कहानियों में, धर्म ग्रंथों में पढ़कर, फिल्मों में देखकर, अपनी दादी नानी बुआ मौसी माँ को देखकर यह एहसास अपने आप में मन में घर करता गया कि लड़कों को त्याग करना चाहिए। अपना इच्छा के ऊपर दूसरों की इच्छा सर्वोपरि रखनी चाहिए। सबको खुश रखना चाहिए। सारा दुख हंसते हंसते सह जाना चाहिए। ससुराल के नियम कायदे बिना ना नुकुर के अपना लेना चाहिए। और उसने इन सब में कुछ ज्यादा ही बहादुरी दिखाई। खुद आगे बढ़कर सारे काम अपने ऊपर ले लिए। और अब 2 साल में तो ससुर जी को दवाई, सासू जी की धूप अगरबत्ती, ननद तनु की ड्रेस, देवर निखिल की जीन्स, अविनाश की तो कोई भी चीज अगर ना मिले तो एक ही नाम पुकारे लगते हैं, सिमरन भाभी के। और वो भी दौड़ दौड़ कर सबकी जरूरत पूरी करती रहती है। पर इन सब में उसकी मनस्थिति उस अदृश्य हवा की तरह हो गई जिसके बिना कोई भी जी नहीं सकता। सबको इसकी जरूरत है, पर हवा दिखाई नहीं देती। हवा के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं महसूस होती, उसका ख्याल रखने को जरूरत नहीं पड़ती, ना ही उसकी अहमियत समझ में आती है, क्योंकि वो तो हमेशा अपने आसपास बनी हुई है। खुद को मिटाकर वह इस घर में इस तरह घुल मिल गया है कि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं बचा। आज जब देवरानी आरती अलग थलग बनी हुई है तो सब उसका अस्तित्व महसूस तो कर रहे हैं। क्यों? जग की यही रीत है, सामने झुक लोगों को ही उपेक्षा की जाती है। और अगर कोई आपको ही उपेक्षा करने लगे तब जाकर उसका अस्तित्व महसूस होता है। अचानक घड़ी पर जो नजर गई तो देखा 5:30 बज गए हैं। एकदम से हड़बड़ा कर उठ बैठी। अभी तो पानी आने वाला होगा, सब जगह उसे पानी स्टोर करना है। ससुराल आते ही उसने ये काम सासू माँ से अपने हाथों में ले लिया था। दौड़ दौड़ कर किचन बाथरूम सब जगह पानी भरती और ये जिम्मेदारी उस पर आ पड़ी। ननद और सासू जी दोनों अपने अपने कमरे में आराम करती रहती और पानी आने के समय का ख्याल उसे ही रखना पड़ता। सोचती, चलो सासू जी ने तो इतने वर्षों तक ये सब किया है, तनु तो अभी छोटी है, कॉलेज से थकी हुई आई है, ये सब उसे ही करना चाहिए। पर अब तो घर में देवरानी भी आ गई है, वो भी कर सकती है। और वो दोबारा लेट गई। जाने दो, आज देखती हूँ कोई और उठता है या नहीं पानी भरने। अगर कोई पानी नहीं भरता तो होने दो थोड़ी मुश्किल, कह देगी उसकी आंख लग गई। आखिर वो भी इंसान ही है, कोई मशीन नहीं। और फिर आरुष को तैयार कर अविनाश के आने से पहले ही पार्क में ले जाएगी, कह देगी रो रहा था, पहलाने को ले गई। जब उन्हें नहीं महसूस होता कि ऑफिस से आकर कुछ समय पत्नी के साथ बिताएं, तो वो ही क्यों पानी का गिलास और चाय का कप पकड़ाने को इंतजार करती रहे। खुद से लेकर पानी पी सकते हैं, बहन, माँ, आरती कोई भी चाय बनाकर दे सकती है। चाहे तो बाद में पार्क में आ सकते हैं, और ना तो ना सही, अब उसे थोड़ा समय खुद के लिए भी निकालना ही होगा, वरना उसका वजूद भी मिटता जा रहा है। वो सिर्फ किसी की बेटी बहू माँ बनकर ही रह जाएगी। उसे अपना अस्तित्व बनना आना ही होगा। यह फैसला करते ही एकदम हल्का हो आया मन, और वह तैयार होकर बेटे आरुष को लेकर पार्क में गई। आज उसे सच में अच्छा महसूस हो रहा था। सालों बाद भूला हुआ सा पसंदीदा गीत उसके होठों पर आ गया। वह गुनगुना उठी। दोस्तों, अक्सर यही देखा जाता है कि जो लड़की मायके में ज़्यादा लाड प्यार से रहती है उसे ही ससुराल में ज़्यादा दुख होता है। खैर, सिमरन ने सही फैसला लिया या गलत, आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।